जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। सेल क्या होता है, ठीक है, कोशिका का क्या क्या कार्य होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जितना भी जीवित प्राणी हैं इस धरती में वो सभी सेल से ही बने हुए हैं, वो सारे जो हैं सेल से ही बने हुए हैं। और ये जो है इसकी खोज किया था सिद्धांत जी, इन्होंने जो बोला था उनका नाम है मैथिस स्लाइडेन और थियोडर स्वान। 1839 में उन्होंने इसकी खोज की थी। ऑल लिविंग थिंग मेड अप ऑफ सेल। हालांकि ऐसा नहीं कि 1839 के पहले जीवित प्राणी नहीं थे या लोग नहीं थे, लोग थे, लेकिन हम लोग क्या है कि जैसे जैसे विज्ञान आया है, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे हर चीज़ का बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो जान रहे हैं। अब पहले जैसे कि कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो पहले भी लोग थे, लेकिन अब धीरे धीरे हर चीज़ की सुविधा हो रही है। तो 1839 में ये पता चला था ऑल लिविंग थिंग मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी जीव हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। तो सेल क्या होता है? सेल का नाम जो है टेक्निकल नेम अगर हम लोग देखेंगे, बायोलॉजिकल नेम, तो सेल का नाम साइटो भी होता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो उसको साइटोलॉजी बोलेंगे। जैसा मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर अध्ययन करते हैं, जैसे किडनी के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो नेफ्रो होता है किडनी का टेक्निकल नेम, उसको नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। अगर हम लोग हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे तो कार्डियोलॉजी हो जाएगा। अभी हम लोग विज्ञान के बारे में, जैसे बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ही है, तो बायो का मतलब होता है जीव जंतु। विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सब, मानव शरीर के बारे में, जंतु के शरीर के बारे में, पेड़ के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब बायोलॉजी में आता है, ठीक है। बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो गया। तो हम लोग का ये जो सेल है ये बायोलॉजी के चैप्टर में आता है। सेल क्या है अगर बोलने से, जीवन की मूल इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल होता है। जीवन की मूल इकाई सेल है। इसका सबसे पहला खोज इसका किया था रॉबर्ट हुक जी ने किए थे 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। हाँ, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। जो सूक्ष्म जीव का जो है खोज इन्होंने किया था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसलिए इनको बोला जाता है। और सिद्धांत जैसे मैंने बताया मैथिस स्लाइडेन और थियोडर स्वान 1839 में किए थे। सिद्धांत जो दिए थे कि हम लोग सभी जो है वो सेल से बने हुए हैं। दुनिया में सबसे छोटी सेल जो होती है, अभी हम लोग मानव शरीर का या किसी भी जंतु शरीर का बात नहीं कर रहे हैं, अगर दुनिया में पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे जो छोटी सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। क्या है, जब जो दुनिया वर्ल्ड में जो पूरी छोटी सेल है, जो छोटी सेल के बारे में अभी तक जो हम लोगों को पता चला है, तो वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये एक बैक्टीरिया होता है जो CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण बनता है। कुछ जंतुओं में, जैसे चिकन हो गया, है ना, इस तरह का कुछ जंतुओं में ये इस क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब श्वसन की जो बीमारी होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, उसको ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि दुनिया की सबसे छोटी सेल के रूप में जाना जाता है। और जो सबसे बड़ी सेल होती है जो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी सेल होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। जो सबसे बड़ी सेल होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे मानव शरीर का सेल के बारे में, कि मानव शरीर में जो है सेल हैं, जंतु में जो सेल हैं वो सेल के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है। हाँ, तो जानेंगे कि सेल जो है कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। उसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिसेल्यूलर और एक मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। जो यूनिसेल्यूलर होता है वो एक कोशिकीय होता है और जो मल्टी सेल्यूलर होता है वो बहुकोशिकीय होता है। जैसे एक कोशिकीय में क्या होता है कि कोई भी अगर एक जीव है वो एक ही सेल से बना हुआ रहेगा, ठीक है, एक ही सेल से बना रहेगा। एक सेल से जो बना रहता है उसके उदाहरण है, उसमें जैसे बैक्टीरिया आ जाता है, आपका बैक्टीरिया आ जाता है, उसके बाद एमीबा आ जाता है, ठीक है। और जो इस तरह के और भी कई होते हैं।
और जो बहुकोशिकीय होते हैं उसमें जो कई सारे सेल मिल करके एक जीव बनते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए या कोई जंतु हो गया, है ना। तो बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव समझ में आ गया होगा कि एक कोशिकीय जीव जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो एक ही सेल से बना हुआ होता है पूरा जीव, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा और भी इत्यादि इत्यादि। और बहुकोशिकीय जीव जो रहते हैं वो मल्टी सेल्युलर से बने होते हैं, जो कि हम लोग होते हैं, ठीक है। सेल से हम लोग का शरीर कैसे बना हुआ है, इसका एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो मिट्टी से ईंटा बनता है पहले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिट्टी का छोटा छोटा कण रहता है, उसको मिला करके एक ईंटा बनता है, ठीक है। और कई सारा ईंटा को साथ में मिला करके एक दीवार खड़ा होता है, और फिर कई सारा दीवार खड़ा हो करके फिर एक कमरा बनता है, कमरा का निर्माण होता है, और कई सारा कमरा बन करके फिर एक घर का निर्माण होता है। उसी तरह से हम लोगों का शरीर भी है। सेल जो है कई सारा सेल मिल करके, एक सेल का समूह मिल करके एक टिश्यू को बनाते हैं, ऊतक को बनाते हैं, और कई सारे टिश्यू जो है मिल करके एक ऑर्गन को बनाते हैं। जैसे एक ऑर्गन का मतलब हो गया कि आपका कोई किडनी या हार्ट या लीवर या हाथ हम लोग का जैसे ये सब चल रहा है, ठीक है, कोई एक हड्डी, तो वो सब एक ऑर्गन हो गया। अब ये कई सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग प्रणाली बनाते हैं। जैसे कि हम लोग का यूरिनरी सिस्टम में देखिए कि 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, एक ब्लाडर है, एक यूरेथ्रा है। तो ये सब अलग अलग ऑर्गन, लेकिन एक ये सब एक में मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम। अब ये कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके, जैसे यूरिनरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जैसा मैंने बताया था आपको नर्वस सिस्टम हो गया एक वीडियो में, है ना। वो सारे मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक जीव बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे जानते हैं कि सेल के अंदर जो है, जैसे सेल क्या है ना कि सेल ऐसा जैसा दिख रहा है एक सेल, ठीक है। अब इस सेल के अंदर में बहुत सारा ऑर्गेनेली रहते हैं, ठीक है। मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु की होती है। मेल स्पर्म, जो हम लोग का स्पर्म होता है, मेल का, पुरुष का जो शुक्राणु होता है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अभी जो पिछले बताए थे वो पूरे वर्ल्ड में है, जो वर्ल्ड में मतलब पूरा दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया जो बताए थे। और जो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। लेकिन मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है, जंतु में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु, हम लोग का स्पर्म, पुरुष का। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है, फीमेल का ओवम, जो है ना, महिलाओं का जो अंडाणु होता है वो होता है सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होता है ब्रेन में पाया जाता है सबसे लंबी कोशिका, ब्रेन सेल जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है न्यूरॉन, है ना। इसका नाम न्यूरॉन भी है, ब्रेन सेल बोलते हैं इसको। विभाजन रहित, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिका द्वारा आती है और कोशिका विभाजन के द्वारा एक शरीर का निर्माण करती है। मतलब आप खुद सोच के देखिए, महसूस करके देखिए, जब हम लोगों का जन्म होता है तो हम लोग बहुत छोटे रहते हैं, हम लोग का वजन भी बहुत कम रहता है। फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे खाते हैं पीते हैं, आने वाला हर साल में हम लोग थोड़ा थोड़ा बड़े होते रहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। जैसे हम लोग का ये उंगली जो देख रही है, ये बहुत पहले छोटा था लेकिन अब ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कई सारा कोशिका, एक कोशिका से दूसरा कोशिका बना, दूसरा से चौथा 4 बना, 4 से 8 बना। इस तरह से कोशिका विभाजन के द्वारा ही हम लोग का शरीर जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। कई जगह कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, आप देखे होंगे कि उनमें जो कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है वो रुकती ही नहीं है, और वो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। वो एक तरह का बीमारी है, ठीक है। उस बीमारी के बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो हम लोग का शरीर क्या है कि कोशिका विभाजन के द्वारा हम लोग का बनता है। तो जो कोशिका विभाजन जिस सेल में होता है वो तेज़ी से, हर हम लोग का बॉडी का जितना सेल उसमें विभाजन होता है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से विभाजन होता है वो लीवर का सेल है, ठीक है। हम लोग का जो लीवर, ये जो यकृत है, वो उसमें तेज़ी से विभाजन होता है। और एक अपवाद है जो विभाजन रहित है, जैसे कि जहाँ पे विभाजन नहीं होता है वो न्यूरॉन होता है, यानी कि ब्रेन का सेल। इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। अगर एक बार ये ब्रेन का सेल मर गया उसके बाद वो फिर से नहीं बनेगा, वो फिर से ज़िंदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इसे मार दिया, तो आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई डंडा से, लाठी से, या आप गिर गए तो कहीं चोट लग गया, या जब दरवाज़ा खोलते समय जब दरवाज़ा से कुचा जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ का सेल जो है वो देखते हैं कि पूरा हाथ काला हो जाता है, ठीक है।
और वो धीरे धीरे एक जख्म का रूप ले लेता है, तो वहाँ का सेल क्या है, वो मर जाता है। तो हम लोग का शरीर का अगल बगल का जो सेल होता है वो फिर से सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन के द्वारा उस जगह को फिर से भर देता है। लेकिन जब ब्रेन में चोट लग जाता है, तो आप लोग भी डॉक्टर से सुने होंगे कि जो जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है वो लोग अगर हेलमेट नहीं पहने में और अगर ब्रेन में चोट लगा है तो या तो उनको मृत्यु हो जाती है या तो वो फिर ज़िंदगी भर के लिए जो है विकलांग हो जाते हैं, उनका शरीर पूरा जो है लकवाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, और इसकी संख्या जो होती है, सेल की जो संख्या होती है वो 60 से 80 ट्रिलियन यानी कि हमारे पूरे शरीर में जो है 60 से 80 ट्रिलियन के लगभग होती है। और 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, बहुत ज़्यादा सेल की संख्या होती है हम लोग का। एकदम सेल जो है सूक्ष्म जीव रहता है, उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। हालांकि कई सेल ऐसे भी होते हैं जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं। ठीक है, वो दूसरे टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सेल के जो कौन कौन सा सेल का प्रकार है जिसको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लिए हम लोग, मानव में सबसे छोटी शुक्राणु हो गया, सबसे बड़ी अंडाणु है, लंबी जो है वो ब्रेन सेल है, न्यूरॉन, विभाजन रहित जो विभाजन नहीं होता है, जो एक बार मर गया वो दोबारा नहीं जिएगा, वो न्यूरॉन है। और तेज़ी से जो विभाजन है वो लीवर का सेल होता है। संख्या जो है पूरी सेल की 60 से 80 ट्रिलियन होती है। सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं द्वारा आती है और कोशिका विभाजन के द्वारा ही एक शरीर का निर्माण होता है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये जो है पादप प्लस जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, मैं देखिए सेल जैसे कि सेल बना हुआ है ना, तो ये इसके ऊपर का जो चीज़ है ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि झिल्ली, जैसे कि झिल्ली बोले तो किसी एक चीज़ टाइप का जो सभी को जो है अपने अंदर समेट कर रखती है। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो कोई सब्जी वगैरह हो गया या कोई सामान वगैरह हो गया, कोई थैला में या कोई प्लास्टिक में या झिल्ली में भी लाते हैं। जैसे उड़ीसा तरफ हम लोग जो प्लास्टिक है हम लोग बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली जो बोलते हैं उसको उड़ीसा साइड में झिल्ली बोलते हैं। तो वही है ये कोशिका झिल्ली। जैसे प्लास्टिक में डाल लिए ना, आप जैसे टमाटर भी खरीद लिए या नमक मिर्च वगैरह जो भी खरीद लिए तो सब उसमें डाल लिए, उसी तरह से कोशिका के अंग, कोशिका के सभी अंग जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, माने इसी के अंदर में सभी अंग रहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है पादप प्लस जंतु में पाए जाते हैं। ये शुगर और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और शुगर का बना हुआ होता है। इसके बाद एक आता है सेल वाल, कोशिका भित्ति। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये सिर्फ पादल सेल में पाए जाते हैं। ये सेल्यूलोज का बना रहता है और ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जैसे पेड़ जो है ना, उसका जो सेल वाल होता है, जैसे कि पेड़ पौधा भी जो बना हुआ होता है वो भी तो जीव है, उसमें भी प्राण है। ठीक है, तो वो क्या है, उनमें भी सेल होगा। तो उनका जो सेल होता है उसमें तो सेल मेम्ब्रेन तो रहता ही है, साथ में ये सेल वाल भी होता है। ये थोड़ा सा उसको मजबूती देता है। ठीक है, सेल वाल भी होता है उसमें, ये उसको थोड़ा मजबूती देता है। सेल्यूलोज का बना रहता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। सेल्यूलोज का बना रहता है तो सेल्यूलोज से आप लोग जैसे कि समझ सकते हैं कि हम लोग का जो पेड़ होता है या हम लोग का जो कपड़ा होता है, जैसे रेशम का धागा से जो बना या जो पेपर हुआ, वो सब पेड़ से ही बनता है। तो उन सब में भी सेल्यूलोज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेल का जो वाल होता है, यानी कि सेल का जो ये बाहर का जो सपोर्टिंग सिस्टम रहता है, उसी में जो है सेल्यूलोज का बना रहता है। ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग जानेंगे कि कोशिका के सभी अंग सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, तो वो सभी अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं। कोशिका के अंदर जो सभी अंग होते हैं उन सब के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्वी जालिका, राइबोसोम, केंद्रक, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, और एक है प्रोटोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर दो रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, गोल्गी बॉडी ही है, वैक्यूल को भी वैक्यूल GOLGI गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्वी जल या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें दो आते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है।
स्मूथ ER और रफ ER। राइबोसोम है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ये जो दिख रहा है यही राइबोसोम होता है। केंद्रक है न्यूक्लियस, जो सेल के बीचों बीच में रहता है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक और रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम जो दिख रहा है ऐसे इसका बनावट मैंने बना के दिखाया है। प्रोटोप्लाज्म जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो ये सब जो दिख रहा है, जो सेल के अंदर जो सभी कोशिकाएं के अंदर जो सभी अंग होते हैं उन सबको जो मतलब सपोर्ट करके रखता है, एक दूसरे से टकराने नहीं देता है, हाँ हिलने डुलने नहीं देता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो अब हम लोग एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, गोल्गी बॉडी का क्या काम है, ये एक एक करके हम लोग अब जानेंगे। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के काम को जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने की थी 1886 में। इसको हम लोग ऊर्जा घर भी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब हम लोग के शरीर में जो एनर्जी मिलता है, जो जैसे अभी मेरा हाथ ये जैसे लिख रहा है या हम जो बोल रहे हैं तो हाथ को ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है। मेरा जो हम बोल रहे हैं तो हमको जीभ मेरा ओंठ को ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है। या जब कोई धावक दौड़ रहा होता है तो उसके पैर को ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो जो एनर्जी बनाता है, जो एनर्जी होल्ड करके रखता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर का जो अंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसका काम होता है सेल्यूलर शोषण करना। जैसे हम लोगों को अगर एनर्जी चाहिए होता है क्या, अगर हम लोग थोड़ा देर अगर सांस लेना बंद कर दें तो हम लोग पूरा अकबका जाते हैं, ठीक है, अकबकाहट लगने लगती है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया काम है सेल्यूलर शोषण करना। ये जो है सेल सबको एनर्जी देता है, श्वसन के रूप में जिंदा रखता है, ठीक है। ज़्यादा पाया जाता है ये लीवर में, मसल्स में और स्पर्म में, ठीक है। ये सब जगह में माइटोकॉन्ड्रिया की जो है ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, ताकि मसल्स का ही सब जगह काम रहता है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं खाना, उसमें से एनर्जी ब्लड से लेकर के अगर वो ब्लड में गया तो ब्लड से सेल में जाने के लिए वो सेल में गया, और सेल से जो है वो काम है माइटोकॉन्ड्रिया क्या कि वो उस एनर्जी को लेकर के, प्रोटीन को लेकर के एनर्जी के रूप में उसको बनाए और फिर पूरे बॉडी में उसको दे। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे गोल्गी बॉडी का क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि प्रोटीन बनाया, एनर्जी बनाया, पावर हाउस ऑफ सेल, वो ऊर्जा घर है, वो ऊर्जा है उसमें। लेकिन वो ऊर्जा लेके जाएगा कौन? अगर शरीर में अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा चाहिए तो वो जो परिवहन का काम करता है, वो परिवहन का काम हम लोग पढ़े थे कि ब्लड भी करता है। लेकिन ब्लड के साथ साथ जो सेल होता है ना, सेल में ब्लड भी तो एक सेल ही है, ठीक है। तो उसमें जो क्या है, गोल्गी बॉडीज का काम होता है कि वो परिवहन का काम करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाएगा उस एनर्जी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं वैक्यूल में। इसको रसधानी भी बोलते हैं हिंदी में। राजधानी नहीं, रसधानी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरा आवाज़ थोड़ा सा स्पीड है जिसकी वजह से। तो रसधानी, जो रस जो होता है ना, रसगुल्ला वाला रस, वो रस और धानी, इसको बोलते हैं वैक्यूल को, रसधानी। इसका क्या काम है कि जंतु कोशिका में ये जल संतुलन का कार्य करता है। जंतु कोशिका में क्या करता है, जल संतुलन का कार्य करता है। और पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करता है। जैसे कि जो जंतु कोशिका है, हम लोग जो हैं उसमें जल संतुलन का कार्य करता है। और जो प्लांट सेल है, जो पेड़ पौधे का सेल है, उसमें ये कठोरता प्रदान करता है, मतलब उसमें टाइटनेस को लाता है, कठोर करता है उसको। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के शरीर में 65% जो है, 60 से 65% पानी है, और बाकी बात जो 30% है वो हड्डी है, मसल्स है ना। तो वो 65% जो पानी, वो सब कहाँ रहता है? वो सब यही तो सेल के अंदर में रहता है, वैक्यूल में रहता है, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ये सब फ्लूइड का जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। इसके बाद है सेंट्रोसम। इसको तारक काय भी बोलते हैं। सेंट्रोसम का क्या है कि इनको थियोडर बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने 1888 में जो है इनकी खोज की थी। ये दो तारक केंद्र मिलकर बने होते हैं। जैसे तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल, सेंट्रोसम जो है वो दो सेंट्रियोल मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम सेल डिवीज़न में मेन काम है। जैसे हम लोग का सेल डिवीज़न जो अभी बताएं हम, कि अगर कहीं से हम लोग कट फट जाएंगे या हम लोग का कहीं का सेल मर जाएगा तो अगल बगल का सेल जो है डिवीज़न करके उसको रिकवर कर लेता है। तो उसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम करता है, वो सेंट्रोसम का काम है उसका। और स्पर्म का जो टेल होता है, जैसे ये स्पर्म होता है ना, ये स्पर्म का आप देखे होंगे,
ऐसे रहता है। तो स्पर्म का ये जो हेड है वो नहीं, स्पर्म का जो टेल रहता है ये सेंट्रोसोम का जो है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम का ये रहता है। ठीक है, न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है क्या, सेंट्रोसोम, क्योंकि न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। एक बार न्यूरॉन मर गया मतलब कहानी खत्म। तो सेंट्रोसोम जो है न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आया या कोई पूछे कि सेंट्रोसोम जो है वो कहाँ नहीं पाया जाता है, तो न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। सेल डिवीजन कहाँ पर नहीं होता है, वो कहाँ पर नहीं होता है, न्यूरॉन में नहीं होता है। ठीक है, लीवर में ज़्यादा पाया जाता है सेंट्रोसोम के, लीवर में क्या होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि लीवर में जो है हम लोग का सेल डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थोड़ा खुरदुरा होता है रफ, और ये थोड़ा प्लेन होता है। ठीक है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, यह विटामिन सी का संश्लेषण करता है, और इसी पर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इसी पर विटामिन ए से रेटिना के वर्णकों का निर्माण होता है। रेटिना हम लोग का कहाँ पाया जाता है, तो आँख में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन सी का संश्लेषण कौन करता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सेल के जो अंदर कोशिका के जो अंग रहते हैं वो अंदर वाले, और इसी पर विटामिन ए से रेटिना के वर्णकों का निर्माण होता है। रेटिना कहाँ पाया जाता है, तो आँख में पाया जाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये इसमें क्या है, ये राइबोसोम रहता है, और राइबोसोम क्या करता है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम जो है राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है,